जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं नंबर दे रहा हूं आपको 9098609291। इस नंबर से आपको दोस्तों मैसेज भेजना है तो आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की। ठीक है, तो ग्रुप में सभी लोग जुड़ेंगे और सभी लोगों के लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कृति कौन सी है दोस्तों। ये वही माखनलाल चतुर्वेदी हैं दोस्तों जिनका जन्म माना जाता है होशंगाबाद के बाबई गांव में, है ना। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो इनसे संबंधित रचनाएं निश्चित ही मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इन्हें दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, सभी लोगों को पता है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कृति मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो चार विकल्प हैं, अपलक, हिमतरंगिणी, ज्योति कलश या फिर कुमकुम। तो आपको पता होगा कि हिमतरंगिणी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की कृति मानी जाती है दोस्तों। और इस हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला था, हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सबसे पहले इसी हिमतरंगिणी के लिए मिला था। तो ये चीज याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। हिम किरीटिनी और हिमतरंगिणी ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी साहब की, इनको याद रखेंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिमतरंगिणी आपका सही होगा। घर पर आए मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन पानी का प्रबंध करो, वाक्य कैसा है। घर पर आए मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन पानी का प्रबंध करो, ये वाक्य कैसा हो जाएगा। ये वाक्य हमें बताना है आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या फिर संकेतार्थक वाक्य है। घर पर आए मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन पानी का प्रबंध करो, इसमें हमें चयन करना है प्रश्न क्रमांक 2 में कि ये किस प्रकार का जो है आपका वाक्य होगा। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे 1 2 3 करके विकल्प में, और आपका सही हो जाएगा आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक यानी कि जो आपका 1 नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। घर पर आए मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन पानी का प्रबंध करो, ये आज्ञा सूचक आपका वाक्य होगा और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आज्ञा सूचक सही है। गाय बैल पद में कौन सा समास है, समास आपने पढ़े हैं, है ना। और गाय बैल पद में आपको समास बतानी है साथियों, तो चयन करें आप। 4 विकल्प भी आपके सामने हैं, 4 में से चयन भी करना है। और गाय बैल पद में तो हम बोलते हैं ना कि गाय और बैल, क्या बोलते हैं, गाय और बैल। तो यहां पर आ गया आपका क्या दोस्तों, क्या आ गया और शब्द जहां पर आ जाए, है ना, तो वहां पर और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी होता है, द्वितीय पद भी होते हैं द्वंद्व समास में, है ना। और आपका एक वाचक चिन्ह आता है, और से भी हम पहचान जाते हैं, और गाय बैल एक दूसरे के विलोम भी हैं। तो यहां पर आपका द्वंद्व समास यानी 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गाय बैल में। अगला हरि शब्द का पर्यायवाची आपको चयन करना है दोस्तों। हरि शब्द में, हरि शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो क्या हो जाएंगे हरि शब्द के 4 विकल्प हैं आपके, सर्प, विष्णु, मोर या फिर उक्त सभी। और इन 4 में से आपने चयन किया है कि सर सर्प भी है, विष्णु भी है और मोर भी है। ये तीनों हरि शब्द के पर्यायवाची हैं, सर्प, विष्णु और मोर, यानी कि आपका उक्त सभी जो है वो 4 नंबर विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गड़गड़ाहट शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है गड़गड़ाहट में, अड़ाहट, हट या फिर गड़ाहट या फिर आहट।
कौन सा प्रत्यय माना जाता है गड़गड़ाहट शब्द में? और आपने प्रत्यय पढ़े भी हैं। बोले सर प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमने देखा कि इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा, ना तो अड़ाहट है, ना हट है, ना गड़ाहट है। कौन सा हो जाएगा? आहट, है ना। आहट यानी डी नंबर आपका सही होगा। गड़गड़ाहट में प्रत्यय होता है आहट प्रत्यय, और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे पूछा जाता है साथियों कि नाक शब्द का अर्थ क्या है? स्वर्ग, नगर का प्रवेश द्वार, प्रतिष्ठा, या फिर मगर जैसा एक जल जंतु। तब ये इसका उत्तर आपको देखना है दोस्तों, नाक, है ना। और नाक से हम क्या बोलते थे वैसे? नाका, नाक से नाका, है ना। और ये जो नाक शब्द का अर्थ होता है नाका, तो वो होता है नगर का प्रवेश द्वार, है ना। यानी कि 2 नंबर आपका सही होगा, नगर का प्रवेश द्वार इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है टीकाराम जी, नगर का प्रवेश द्वार। किसान शब्द कैसा है? किसान, है ना। किसान अपन पढ़ते ना, किसान, और फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। और किसान शब्द कैसा है? संकर है, तत्सम, तद्भव, या फिर देशज। ये तत्सम, तद्भव और देशज आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। और किसान शब्द का हमें चयन करना है कि ये किस प्रकार का शब्द माना जाता है। और यहां पर आपका सही उत्तर होगा कौन सा? किसान का हो जाता है तद्भव, है ना। और एक शब्द होता है कृषक, जो कृषक होता है वो कहलाता है आपका तत्सम, और कृषक से उत्पन्न हुआ किसान, है ना। तो किसान आपका हो जाएगा क्या? तद्भव। ठीक है, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, तद्भव शब्द है किसान। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, कहां कहां जाऊं अकेला आदमी हूं। वाक्य कैसा है? आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते कहां कहां जाऊं यार अकेला आदमी हूं, है ना। तो ये कहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? स्थान बोधक होगा, विनम्रता सूचक होगा, विधि सूचक होगा, या फिर कारण कार्य बोधक संरचना होगी। कहां कहां जाऊं अकेला आदमी हूं, ये किस प्रकार का वाक्य है ये भी आपको बताना है। और आपका सही होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्थान बोधक। कहां कहां जाऊं अकेला आदमी हूं, यानी कि ए नंबर आपका स्थान बोधक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्थान बोधक। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाथ उठा बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ उठा बैठना। और संकर शब्द की अगर बात करें तो संकर शब्द में क्या होता है? विभिन्न भाषाओं से मिलकर के बनता है, जैसे रेलगाड़ी, है ना। तो रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। गाड़ी क्या है? अपना देसी शब्द माना जाता है। अब ये विभिन्न शब्दों से मिश्रित करके बनाया गया, इसे संकर शब्द बोल देते हैं, है ना। तो वो संकर कहलाते हैं। हाथ उठा बैठना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी को मार बैठना, किसी काम में सहायता देना बंद कर देना, या फिर उक्त सभी, या फिर असहयोग कर देना, है ना। आप लोग बोलते नहीं यार हमने तो हाथ उठा लिए, हाथ उठा लिए मतलब इसके शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? उत्तर होगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 उक्त सभी। उक्त सभी यानी 3 नंबर। ठीक है, हाथ उठा बैठना मुहावरे का अर्थ है उक्त सभी, किसी को मार बैठना, किसी काम में सहायता देना बंद कर देना, और असहयोग कर देना, यानी कि 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है, रामायण में कौन सी संधि है? दोस्तों आपको पता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, है ना। अब उसी रामायण के आधार पर रामचरितमानस लिखी किसने? तुलसीदास जी ने 1631 ईस्वी में, यानी कि 1500 संवत 1574 में। तो ये चीज भी आपको बताना है, 1574 ईस्वी और 1631 संवत 1631। ठीक है, ये बतानी है। संवत से ईस्वी 57 वर्ष पीछे चलती है ना। और आपको बताना है कि रामायण में संधि है तो कौन सी संधि है? यण, अयादि, विसर्ग, या फिर दोस्तों व्यंजन संधि आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा रामायण में? व्यंजन, यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा। सी नंबर सही हो जाएगा, अशोक अहिरवाल जी। ठीक है, बबली उइकी, व्यंजन संधि, रामायण में व्यंजन संधि आपकी सही होगी। क्षणिक का विलोम बताना दोस्तों, क्षणिक यानी कि प्रश्न क्रमांक 11, इसका विलोम क्या होगा? हम बोलते यार क्षणिक था वो तो, है ना, क्षणिक था तो काल, शाश्वत, विशाल, या फिर दीर्घ। और क्षणिक में जो विलोम शब्द है क्षणिक का वो क्या होगा? ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्षणिक। तो क्षणिक का
काल भी नहीं होता, विशाल भी नहीं होता, दीर्घ भी नहीं होता, तो होता क्या है? ठीक है, वो होता है आपका शाश्वत। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत, यानी कि जो आपका 2 नंबर है शाश्वत, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत यानी बी नंबर। ठीक है, भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ये पंक्ति में बताना कौन सा अलंकार है? भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के लरत हैं। अन्योक्ति, सहोक्ति, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति। तो ये चीज हमें बतानी प्रश्न क्रमांक 12 में। और 12 में इन्होंने दोस्तों भूषण, आपको पता है कि छत्रसाल के दरबारी कवि थे, और है ना, भूषण जी इनका नाम था, घनश्याम वास्तविक नाम था। और इन्होंने बड़ा चलाकर वर्णन किया था किसका? छत्रसाल का। बोले जब इनकी सेना निकलती है तो इतनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि आकाश में जम जाती है, और जब आकाश से बारिश होती है तो वही धूल आकर के नीचे जो है इतना कीचड़ हो जाता है कि जो घोड़े होते हैं उनके कहां तक, घोड़े पूरे उनके पांव जो है वो डूब जाते हैं। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि 4 नंबर आपका सही होगा। भूषण बनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, यानी कि अतिशयोक्ति, और 4 नंबर बिल्कुल सही है। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा दोस्तों? आशु लिपिक, आशु अनुवादक, आशु लेखक या फिर आशु टंकड़। आपने देखा होगा टाइपिस्ट होते हैं, टाइप करते हैं, तो स्टेनोटाइपिस्ट का हिंदी अनुवाद बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आशु टंकड़। आशु टंकक जो होते हैं वो डी नंबर। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट यानी कि आशु टंकक, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टीकमगढ़ जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? 14 का उत्तर बताना है। और आपको पता है मैं रात को 11 बजे आपको पढ़ाता हूं क्या? एमपीजीके। और एमपीजीके में मैंने आपको बताया था कि जो टीकमगढ़ है वो बुंदेलखंड के पठार में आता है। ठीक है, कौन से पठार में आता है? अगर आपको ये चीज पता है कि कौन सा जिला किस पठार में आता है तो आपको बोलियां भी बन जाएंगी। जैसे मालवा के पठार में आने वाले जिलों में मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंड के पठार में आने वाले जिलों में बुंदेली बोली जाती है। तो यहां पर टीकमगढ़ है, और टीकमगढ़ में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है बुंदेली। बुंदेली यानी कि 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपका सही होगा, बुंदेली, टीकमगढ़ जिले में। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? प्रश्न क्रमांक 15 में हमें चयन करना है। मीडिया, राजभाषा भारती, आसपास या फिर व्यंग यात्रा। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का चयन करना है, तब हमारा राइट आंसर क्या होगा? मीडिया, राजभाषा या फिर आसपास। तो ये जो आसपास है ना, आसपास, ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। कौन सी? आसपास, यानी 3 नंबर आपका सही होगा, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर अनिल सिंगर जी और रचना सिंह जी, पिंकी मीना जी, 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। भोजपुरी आपको पता है कि ये जो भोजपुरी बोली है वो किसके अंतर्गत आती है? अब आपको बोली भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बोली और भाषा से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और मैंने रात्रि 8 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में पूरा पढ़ाया था आपको एक एक टॉपिक। हम टॉपिक से पढ़ते हैं 8 बजे रात्रि हिंदी, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस में। और भोजपुरी बोली आती है तो पढ़ा था हमने, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी यानी 2 नंबर आपका सही होगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी ये आती हैं दोस्तों, है ना। तो ये बिहारी हिंदी जो है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। कौन सी? बिहारी हिंदी। और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोम शब्द युग्म का चयन नहीं है तो कौन सा नहीं है? कथा का वार्ता, धृष्ट का विनम्र, वन्नी का सलिल या फिर आसक्त का विरक्त। तो ये विलोम शब्द आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी विलोम शब्द और पर्यायवाची में पकड़ बनेगी। पढ़ते रहो, है ना, विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करो। अब ये मत सोचना सर मैं तो कक्षा दूसरी से पढ़ते आ रहा हूं विलोम शब्द, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन विलोम शब्द बहुत कठिन होते हैं दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल नहीं समझना, इसको सरल नहीं समझना है ना। और
यहां पर प्रश्न क्रमांक 17 में कथा वार्ता यानी कि 1 नंबर आपका सही। कथा का वार्ता ये विलोम शब्द युग में नहीं है, यानी कि 1 नंबर आपने जो चयन किया है वो बिल्कुल सही किया है अशोक जी, ठीक है, 1 नंबर। और फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य, तमाम गांव भर में यह खबर फैल गई, तमाम गांव भर में यह खबर फैल गई, यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है ना, श्रद्धा ने काम नहीं करा, ठीक है, यह प्रतिभोज का आमंत्रण पत्र है। तो अब आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य माना जाएगा। शब्दों पर गौर करना है, कौन सा शब्द गलत लिखा है, कौन सा प्रयोग कहां पर गलत हुआ है, इसका प्रयोग सही प्रयोग होना चाहिए। कौन से शब्दों की डबल हुई है जिनका अर्थ एक ही होता है, जैसे तमाम और भर, है ना, हम बोलते ना कि यहां पर तमाम गांव यानी कि पूरे गांव, और गांव भर में तो पूरा ही गांव, भर का भी वही अर्थ निकल रहा है और तमाम का भी अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। फिर आपका उत्तर सही होता है कौन, यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, यानी कि 2 नंबर आपका सही हो जाता है, 2 नंबर, ठीक है। तो बी जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल सही है। और यहां पर प्रीति भोज नहीं होता, प्रीति भोज, मैं बोल रहा हूं आपको कि शब्दों पर गौर करें, है ना, और यहां पर करा नहीं होता और यहां पर प्रीति भोज नहीं होता, ठीक है। तो शब्दों पर गौर करना है, अपने आप ऑटोमेटिक उत्तर निकल के आता है, ठीक है। तो आपका यहां पर जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शुद्ध शब्द बताना हमें, च्युत, तेलांजलि, त्याज या फिर जागृत, है ना। और आज 8 बजे रात्रि सेल्फ स्टडी क्लासेस में हम शब्द शुद्धि पढ़ेंगे फिर से, है ना। कल मतलब इसके पहले भी जो क्लास हुई थी उसमें हमने शब्द शुद्धि देखी थी, और कल भी हम शब्द शुद्धि यानी कि वर्तनी सुधार पढ़ेंगे, आज भी, आज रात्रि 8 बजे, ठीक है। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, च्युत है, तेलांजलि है, त्याज है या फिर जागृत है। तो शब्द शुद्धि भी बहुत परेशान करते हैं दोस्तों आपको, यहां से 1-2 नंबर वैसे ही काट ले जाते हैं, और उत्तर आपका सही होगा च्युत। च्युत जो दिया है, ए नंबर जो दिया है बिल्कुल सही है, ये शुद्ध शब्द शुद्धि में सही माना जाएगा 1 नंबर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 का 1 आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है। धीरे धीरे, निर्झर, निर्जर निर्झर, नियति नियत या फिर परोस परोस, यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 में उत्तर आपको बताना है कि समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो हमने देखा धीरे धीरे, है ना, निर्जर निर्झर ये तो सही है, नियत नियत ये भी सही है, परोस परोस ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा आपका ए नंबर, ठीक है। इसका याद रख लेना, धीरे धीरे, धीरे धीरे यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना है दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची क्या है। सुंदर, सुंदर शब्द का पर्यायवाची, और ये पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। तो रति होता है, ललित होता है, मधुर या फिर मसरण, क्या होता है दोस्तों। सुंदर शब्द का पर्यायवाची बतानी है, और जब हम पर्यायवाची का चयन कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका सही उत्तर होगा ललित, है ना। सुंदर शब्द का पर्यायवाची होता है ललित, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब इसको आप लोग देख लेना, है ना, ये ललित आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कौन द्वार पर राधे में हरि, ये कई बार पूछा गया है, कौन द्वार पर राधे में हरि, बानर का क्या काम यहां, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पर जानबूझकर गलत अर्थ लगाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ये चीज आपको बतानी है। तो चयन करें सभी लोग। और आपका सही उत्तर होगा वक्रोक्ति, वक्रोक्ति यानी 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको बताना है कंसेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। अभिकृति, अस्तित्व, स्वीकृति या फिर निष्कर्ष।
तो कौन सा हो जाएगा पारिभाषिक शब्द सही दोस्तों, आपको बताना है। और आपका सही होगा क्या, स्वीकृति, यानी कि जो 3 नंबर है वो पारिभाषिक शब्द आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 3 नंबर। और अगला क्वेश्चन है, अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपने देख लिया अरुण, अरुण लिखा, और अरुण में हम क्या लगा दें प्रत्यय? ढेमा लगाएंगे कि एमा लगाएंगे? बोले सर हम एमा लगा दें अगर तो हो जाएगा अरुणिमा, यानी कि आपका उत्तर जो बी नंबर है, 2 नंबर है, वो बिल्कुल सही होगा। अरुण में एमा प्रत्यय लगाया तो हो गया अरुणिमा, और बी नंबर सही होगा। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है बताना अपेक्षा का, चाह, प्रतीक्षा, विचारणा या फिर आवश्यकता, क्या नहीं है? और यहां पर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रतीक्षा। अपेक्षा का अर्थ चाह भी होता है, विचारना भी होता, आवश्यकता भी होता, लेकिन प्रतीक्षा नहीं होता, यानी 2 नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत गिरवी रखना, वीर गति पाना, फसल बर्बाद होना या फिर उक्त सभी। खेत रहना, इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरे भी बहुत कठिन होते हैं दोस्तों। अब ऐसा मुहावरा पूछा गया जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, खेत रहना, और खेत रहना आपसे जब पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर गति पाना। खेत रहना यानी कि होता है वीर गति पाना, और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, खेत रहना, वीर गति पाना, बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है दोस्तों, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, वाक्य कैसा है? जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक है, विधान है या संकेतार्थक? अब यहां पर बहुत अच्छे से देखना कि जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, ऐसे कपड़े नहीं धोएंगे हम, जब निकलेगी धूप तब धोएंगे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर क्या किया गया? आप इच्छा से बोल रहे, नहीं बोल रहे, आज्ञा सूचक है, आज्ञा भी नहीं दे रहे, है ना, विधानवाचक है, ये भी नहीं है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा फिर? उत्तर होगा आपका डी, संकेतार्थक। संकेत दिया है कि जब धूप निकलेगी तब हम कपड़े धोंगे, नहीं तो कपड़े नहीं धोएंगे, ये संकेत है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा, पीयूष जी। ठीक है, अगला बताना, राम कहानी पद में कौन सा समास है? राम कहानी, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो हम क्या पढ़ते? राम की कहानी कि राम के लिए कहानी, या फिर राम की है जो कहानी? कैसे इसका विग्रह करेंगे दोस्तों? कौन सा समास इसमें हो जाएगा राम कहानी पद में? तो यहां पर आपको विग्रह करना है, और विग्रह आप करोगे राम की कहानी, यानी कि तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही होगा। तत्पुरुष यानी 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदीप गोयल जी, डिटेल वाली क्लास नहीं लगती है ना, राम कहानी पद में समास है तत्पुरुष समास, और 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जंगम का विलोम क्या है दोस्तों? जंगम, ये जंगम याद रख लेना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें जंगम ना पूछा गया हो और जो रिपीट ना हुआ हो। कई बार रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब जंगम का लोगों को पता ही नहीं होता, आप खुद देखो, अगर आपने पढ़ा है पहले तभी आपको पता होगा, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। यानी कि ऐसा विलोम है कि जंगम का विलोम, अब आप बताओ क्या होता है? चलायमान, गतिशील, प्रगतिशील या फिर जड़? और प्रश्न क्रमांक 9 में अगर आपने वास्तव में पढ़ा है तो आपका उत्तर होगा क्या? जड़। जड़ यानी कि आपका जो डी नंबर है, जंगम का विलोम होता है जड़। ठीक है, 4 नंबर आपका सही होगा। जिसने पढ़ा है वो ही बता पाएगा इसका जंगम का। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ो, विलोम शब्द बहुत कठिन पूछे जाते हैं, है ना। मध्याह्न में भोजन होगा, वाक्य कैसा है? निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, काल बोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना? यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 में चयन करना, मध्याह्न में भोजन होगा, तो ये वाक्य कैसा माना जाएगा? काल बोधक है, मध्याह्न की बात हो रही है कि विनम्रता सूचक है? बोले सर विनम्रता तो कोई इसमें दिख नहीं रही, निषेध परक भी इसमें कुछ नहीं दे रहा, 2 कट गए अपने, बच्चे 2,
तो इसमें काय की बात हो रही, काल की बात हो रही, मध्याह्न की बात हो रही है ना, कि मध्याह्न में भोजन होगा, काल की बात हो रही है, यानी कि काल बोधक इस रचना हो जाएगी और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते आईना शब्द है तो कैसा है, तत्सम है, विदेशी, तद्भव या फिर देशज। तो आईना कैसा शब्द माना जाएगा? आईना, और आईना आपका हो जाएगा ये विदेशी शब्द है, विदेशी है ना, कैसा है, विदेशी, ये अपने देश का भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, और हम बड़े अच्छे से बोलते आईना है ना, और ये विदेशी शब्द है आईना। ठीक है, तो आपका जो विदेशी यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, विदेशी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव 4 विकल्प हैं, अयादि, वृद्धि, व्यंजन या फिर विसर्ग। और मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई है कि संधि पहचानना बहुत कठिन चीज है ना, कठिन तो नहीं है, अगर आप पहचानते हैं तो बहुत सारे लोगों पे संधि बनती है। लेकिन मैंने एक ट्रिक भी आपको दी थी कि अगर 2 मात्राएं आ जाएं तो आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, और 1 मात्रा आ जाए तो गुण स्वर संधि हो जाती है। तो यहां पर 2 मात्राएं आ गई इस प्रकार से, तो आप वृद्धि स्वर संधि लगा दो इसमें, है ना, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 में बी। अगला आपको बताना है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 13 में उच्छ्वास, निर्मला, महाराणा का महत्व या फिर तुलसीदास। दोस्तों आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये ओज के कवि कहे जाते हैं, क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में, है ना, और इनकी बहुत सारी रचना है। एक रचना का नाम है जूही की कली, तोड़ती पत्थर, जूही की कली, है ना, ये परिमल, अनामिका, ये रचना मानी जाती है दोस्तों। और आप कहेंगे कि सर ये उर्मिला, उर्मिला नहीं है, उच्छ्वास नहीं है, महाराणा का महत्व भी नहीं है, तो बोले सर ये तो तुलसीदास कवि का नाम है। ये तुलसीदास कवि का भी नाम है और एक रचना भी है, जो दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, चाहे यूपी टेट से उठा के ले लो, चाहे पीजीटी से ले लो, चाहे आपका एमपीएसआई ले लो, चाहे एमपी टेट ले लो, किसी भी एग्जाम हो, ये तुलसीदास रचना हमेशा पूछी गई है। क्योंकि यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर तुलसीदास तो एक कवि का नाम है, लेकिन ये रचना कहाँ से आ गई? तो तुलसीदास एक रचना है जो किसकी है? निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास कैसे थे? निराले कवि थे, निराले कवि थे, इसलिए रचना भी निराला की हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि एक रचना और किसी कवि के नाम पर है, तो वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध एक कवि का भी नाम है और मुक्तिबोध एक रचना का भी नाम है। ठीक है, ऐसे ही तुलसीदास एक कवि का भी नाम है, एक रचना का भी नाम है। तो मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है और तुलसीदास निराला की रचना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में न्यूज टुडे समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, तो ये न्यूज टुडे का कहां से होता है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर से? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि न्यूज टुडे जो है इसका होता है आपका इंदौर से, है ना, इंदौर, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल भी यहीं से निकलती है, खेल हलचल। ठीक है, और ये न्यूज टुडे भी कहां से निकलता है? इंदौर से निकलता है, इसको भी याद रखेंगे। कबीर बिहारी लाल की कृति बिहारी सत्सई है, तो मुक्तक काव्य से कहेंगे, खंड काव्य कहेंगे, गीति काव्य या फिर नीति काव्य। दोस्तों आपको पता है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लिखी गई तो वो रामचरितमानस की लिखी गई। किसकी लिखी गई? रामचरितमानस की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, तो वो बिहारी सत्सई की लिखी गई, और बिहारी सत्सई रीति काल के कवि माने जाते हैं दोस्तों। और बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं, है ना, और बिहारी सत्सई बिहारी लाल की कृति मानी जाती है। और ये दोस्तों मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। खंड काव्य नहीं है, ये मुक्तक काव्य माना जाता है बिहारी जी की। ठीक है, और आपने सुना होगा कि गागर में सागर, कौन कवि ने गागर में सागर भरा है? तो ये गागर में सागर भरने वाले भी कवि कौन है? बिहारी ही हैं, जिन्होंने रचना की थी कौन सी? बिहारी सत्सई, और इन्होंने गागर में सागर भरा है दोस्तों, है ना। आपने पढ़ी होगी, नर की और नर नील की गति समझे नहीं कोई, है ना। तो ये है दोस्तों किसमें? छंदों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में जो है असुविधा नहीं होती।
छंदों का क्रम भी बदल जाए तो भाव स्पष्ट करने में भी अभी असुविधा नहीं होती, तो वो किसमें नहीं होती? चंपू काव्य में नहीं होती, मुक्तक काव्य में नहीं होती, खंड काव्य में नहीं होती, या प्रबंध काव्य में नहीं होती। दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है खंड काव्य और एक होता है महाकाव्य। ठीक है, ये दो भेद प्रबंध काव्य के होते हैं। और यहां पर पूछा गया कि किसमें छंदों का क्रम बदल देने पर भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती, तो वो नहीं होती मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बी नंबर, इनको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला है दोस्तों, विलोम शब्द युग्म में नहीं है तो कौन सा नहीं है? निस्वार्थ, परामार्थ, परमार्थ, गमन, पुनरागमन, अनुज, अग्रज, आयात या फिर निर्यात। अब दोस्तों बात हिंदी की आती है तो हिंदी में आपको कुछ रचनाएं भी पढ़नी होंगी। एक दो क्वेश्चन आपकी रचनाओं से भी पूछ लिए जाते हैं जेल प्रहरी एग्जाम में। ठीक है, तो विलोम शब्द युग्म में नहीं है बताना। यहां पर युग्म की बात हो रही है। निस्वार्थ का परमार्थ है ना, गमन का पुनरागमन, अनुज का अग्रज, आयात का निर्यात। तो दोस्तों यहां पर आपका अनुज अग्रज ये तो दोनों कट गए। ठीक है, अब दो बचे, गमन का पुनरागमन। तो यहां पर आपका जो 2 नंबर है ए भी कट गया। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ए, निस्वार्थ और परमार्थ। हम बोलते ना कि हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम परमार्थ की सेवा करते हैं, बात तो एक ही है। बात एक ही है ना, चाहे निस्वार्थ हो चाहे परमार्थ हो, ये बात एक ही है। यानी कि 1 नंबर इस शब्द योग में नहीं है, सही विलोम शब्द योग में नहीं है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।